Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 8वें लेक्चर पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 7 लेक्चर्स को कवर किया है, जिसमें डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का हेलिक्स मॉडल या वाटसन क्रिक मॉडल, डीएनए किस तरह से मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का, एवेरी का, हार्से और चेज का। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। इस चीज को प्रूव करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट। और इसके साथ ही लास्ट क्लास में यानी कि 7वें लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस का शुरुआत किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स का बात कर लिया कि किस तरह से प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, यानी कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने का प्रोसेस प्रोकैरियोट में क्या है। आज के इस क्लास में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोट्स जो है, जो हम लोग जैसे हैं या फिर कोई भी जो हम लोगों के जैसा ऑर्गेनिज्म है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है। क्या प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन वास्ट है यानी कि कॉम्प्लेक्स है या फिर सिंपल है, इस बात का चर्चा या और ये प्रोसेस क्या होगा यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। ध्यान देंगे जरा, कल वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाया जा रहा है आज भी। चलिए ध्यान देंगे, कहा यह गया कि कल वाले ही टॉपिक को यानी कि लेक्चर 7वें को ही आज यहां पर फिर से आगे बढ़ाया गया है। कल का जो टॉपिक था वो था प्रोटीन सिंथेसिस। उसके अंतर्गत यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन पहले होगा। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से मैसेज को कॉपी करके आरएनए में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन था। और फिर इसके बाद उस मैसेंजर आरएनए का प्रोटीन में बदलने का जो प्रोसेस था ये ट्रांसलेशन था। और ये टोटल जो स्टेज है यानी कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन बनने का प्रोसेस, इसको हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस नाम देते हैं। तो हम लोग अभी तक में केवल प्रोटीन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है और वो भी प्रोकैरियोट में किस तरह से होता है, इस बात का चर्चा किया है। आज हम लोग यूकैरियोट्स में इस बात का चर्चा करेंगे कि यूकैरियोट्स में किस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस या प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। चलिए, उससे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, कल वाले क्लास को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे किस तरह से प्रोकैरियोट्स में ये प्रक्रिया चलता था। चलिए देखिए जरा, ध्यान देंगे एक बार में ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स इसको जरा देख लेते, इसके बाद फिर यूकैरियोट्स में आएंगे। ध्यान दीजिए, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में हम लोग कल देखे थे कि ये 3 स्टेज में पूरा होता है। उससे पहले आप ये समझिए कि प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा उसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही, एक ही तरह का एंजाइम सारे काम को करता है, ये आपको कल बताया गया था। लेकिन यूकैरियोट में जब हम लोग अभी चलेंगे तो वहां देखेंगे कि वहां मोर देन 1 यानी कि पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3 अलग अलग तरह का एंजाइम इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। यहां पर प्रोकैरियोट में देख रहे हैं तो यहां पर देखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज 1 मेन एंजाइम है जो इस कार्य को कर रहा है। चलिए यहां पर होगा क्या इस प्रोसेस में, एक ये 3 स्टेज में पूरा होता है। सबसे पहला जो स्टेज होता है उस स्टेज में होता है इनिशिएशन। पहला स्टेज जो है उसमें हम लोग यहां पर होगा इनिशिएशन। दूसरा होता है इलोंगेशन और नंबर 3 में जो है यहां पर होगा टर्मिनेशन।
टर्मिनेशन, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये 3 स्टेज में पूरा होता था, जिसमें इनिशिएशन में हम लोग देखे थे कि डीएनए के एक स्टैंड पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ेगा, वहां पर सिग्मा फैक्टर आएगा जो इसके दोनों स्टैंड, डीएनए के दोनों स्टैंड को खोलते जाएगा। जब डीएनए का स्टैंड खुलेगा तो वहां पर क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज जो है यहां पर आरएनए का फॉर्मेशन करते जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। इसके बाद वो आगे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वहां पर अंतिम में टर्मिनेशन के समय में एक फैक्टर आएगा जिसको रो फैक्टर कहा जाता है। वो रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज पर वर्क करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को वहां से अलग कर देगा और इसके साथ ही वहां पर जो आरएनए बना है वो वहां से निकल करके बाहर आ जाता है। और ये सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चलता है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नाम का स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में ये सारा कहानी चलने का कोई मतलब बनता नहीं है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए यहां पर एक बात हम लोग और देखे थे कि ये जो हमारा जो ये प्रोसेस चल रहा प्रोकैरियोट में, इसके लिए जहां पर ये काम चल रहा उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 रीजन हो सकता था, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर जहां से शुरुआत हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का, ऐसे समझिए ये वाला अगर मान लेते हैं कि एक डीएनए स्टैंड है और यहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ है तो इस रीजन को हम लोग प्रमोटर, यहां पर अगर खत्म हुआ है तो ये टर्मिनेटर, और ये बीच वाला जो रीजन है ये यहां पर इसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। अब आप यहां पर ये देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, यहां पर जीन के यूनिट को हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। ये लेक्चर 6 से जान रहे हैं। जीन में हो सकता है कि एक ही यूनिट, इस जीन का हो सकता है कि एक यूनिट एक्टिव हो या एक से अधिक यूनिट एक्टिव हो। अगर इस जीन का एक यूनिट एक्टिव होता तो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा, अगर एक से अधिक एक्टिव होगा तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा। अगर ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा तो एक ही तरह के पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये अगर यहां पर एक से अधिक जीन का हिस्सा यूनिट सिस्ट्रॉन एक्टिव होगा तो वो फिर पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा और वो एक से अधिक टाइप के पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। ये भी आपको याद रखना है। यहां पर देखिए जरा, ये वाला हिस्सा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां से मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक या फिर प्रोकैरियोट में किस तरह से हो रहा था इसका हम लोग एक क्विक रिव्यू ले चुके हैं। आज के इस क्लास में अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कि यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस किस तरह से चल रहा है। चलिए देखिए जरा, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट, यानी कि इट इज मोर कॉम्प्लेक्स दैट ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। इट अकर्स इनसाइड न्यूक्लियस। अब देखिए जरा, ये कहां चल रहा था, साइटोप्लाज्म में। ये प्रोसेस कहां चल रहा है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और ये प्रोसेस कहां चल रहा है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में। ये याद रखना है। ये भी ऑब्जेक्टिव एज इट इज आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहां चलता है और यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहां हो रहा है, तो ये याद रखना है। चलिए, इट अकर्स इनसाइड न्यूक्लियस and 2 types of semi-autonomous cell organelle, mitochondria और प्लास्टिड में पाया जाता है। इट अकर इन G1 and G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। न्यूक्लियस में जब ये चल रहा है तो ये कहां कब हो रहा है, तो G1 एंड G2 फेज। सेल साइकिल एंड डिवीजन चैप्टर में आप सेल डिवीजन का अलग अलग स्टेज पढ़े हैं, वहां पर G1 और G2 फेज भी बताया जाता है। उसी स्थिति में, इसी समय में क्या होता है कि न्यूक्लियस में क्या होगा, यूकैरियोट के न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलता है। चलिए यहां पर अब हम लोग जरा पॉलीमरेज का बात कर लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज देखिए जरा, ध्यान देंगे जरा, यहां पर जो ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये 3 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट के केस में काम करता है।
प्रोकैरियोट के केस में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज सारा काम कर देता है, लेकिन यहां पर होगा आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। चलिए, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 क्या कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज एज 1 जो है ये क्या करता है? मैसेंजर राइबोसोमल आरएनए का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। ये राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ये वाला यानी कि आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है, और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है ये क्या करता है? तो ये ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ये ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। अलग अलग आरएनए का अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग पॉलीमरेज है वो अलग अलग तरह के आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ये टाइप्स ऑफ आरएनए है जो हम लोग आगे आने वाले क्लास में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा इसमें यूकैरियोट्स में कि स्पेशल फीचर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का कुछ अपना एक स्पेशल फीचर्स है उसको भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहला, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज ओनली 1 जीन, यानी कि यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक कंडीशन होता है। ये पीछे के कल के ही क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। यहां पर पॉलीसिस्टोनिक वाला कंडीशन प्रोकैरियोट में देखा जाता है। यूकैरियोट में क्या होगा कि केवल और केवल मोनोसिस्टोनिक वाला कंडीशन होता है। चलिए, दूसरा, इनिशिएशन रिक्वायर्स प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक, ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं था, वहां पर इस तरह का कोई कंडीशन नहीं था, प्रोटीन नहीं चाहिए था। एक आरएनए पॉलीमरेज आया और वहीं शुरू करके चला गया, लेकिन यहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए शुरुआत के लिए। इसके बाद सिग्मा फैक्टर एब्सेंट यहां पर प्रेजेंट था, यूकैरियोट में प्रेजेंट था। आरएनए पॉलीमरेज में क्या होता था? सिग्मा फैक्टर आता था, तब जाकर के इनिशिएट होता था। लेकिन यूकैरियोट में क्या होगा कि सिग्मा फैक्टर नहीं पाया जाता है। चलिए, इसके बाद नो प्राइमर इज रिक्वायर्ड, यहां पर प्राइमर नहीं चाहिए। आरएनए रिलीज्ड एंड प्रोसेस्ड इन द न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस में ये प्रोसेस चल रहा है, ये तो पहले ही बता दिए कि जब प्रोसेस न्यूक्लियस में चला तो आरएनए कहां बनेगा? न्यूक्लियस में। लेकिन यहां साइटोप्लाज्म में चल रहा था तो कहां पर बना होगा? साइटोप्लाज्म में बना होगा। बात समझ गए? बात समझे? चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। इसके बाद अगला जो इसका ट्रांसक्रिप्शन का फीचर्स है वो है कि कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल। यहां पर दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं हो सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, मतलब पहले डीएनए से आरएनए बन जाए और फिर आरएनए से मैसेंजर आरएनए बने और मैसेंजर आरएनए से फिर आगे प्रोटीन बन जाए। ये यूकैरियोट में एक साथ संभव नहीं है, ये प्रोकैरियोट में संभव हो सकता है। चलिए, तो देखिए जरा आगे देखेंगे। ग्रेटर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट पास फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म। जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो क्या होगा कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पास आउट कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे जरा। प्रोसेसिंग, किस तरह से प्रोसेसिंग होता है किसका? तो जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है, यूकैरियोट में जो आरएनए है वो जो बना, अब वहां उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है उसको देखना है। प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, किस तरह से इसका प्रोसेसिंग होता है इसको जरा देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है क्या। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है क्या इसको जरा समझिए। द नेसेंट आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज लाइक ऑल इट्स कॉल्ड hNRNA और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है, यहां बना ना, यहां से बनेगा ना, यहां पर ये देखिए प्रोकैरियोट में, यहां देख रहे हैं यूकैरियोट में, तो जो नया वाला आरएनए बनेगा उसको क्या कहेंगे?
उसी को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्ट, सॉरी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या HNRNA, यानी कि हेटेरो न्यूक्लियोटिक RNA। वहां पर वो कई तरह का RNA आपको अभी देखने के लिए मिलेगा, अभी हम लोग चर्चा तुरंत इसके बारे में करेंगे। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन्स, यानी कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वहां पर आपको दो कंडीशन मिलता है, दो कंडीशन मिलता है। कैसा? अगर मान लीजिए जो RNA बना है, अगर मान लेते हैं कि ये रहा एक बना हुआ RNA, ये रहा एक बना हुआ RNA। चलिए अब देखिए जरा कि ये जो बना हुआ RNA है, यहां दो कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ जगह पर इस तरह से। चलिए देखिए जरा, कुछ जगह आपको दिख रहा है ये वाला स्थिति जहां पर क्या है, कलर्ड है, और कुछ जगह ऐसा स्थिति नहीं है। तो जो हिस्सा आपको, ये दो हिस्सा हम लोग जो है, एक हिस्सा किसी को मान लेते हैं एक और दूसरा मान लेते हैं दूसरा वाला। तो यहाँ जो एक ये कवर्ड है, अगर इसको हम लोग मान ले, हम लोग अभी क्या बात की कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है या HNRNA जो है ये दो पार्ट में डिवाइड है। तो एक जो है ये हो जाएगा इंट्रोन, और दूसरा जो है अगर ये कवर्ड वाला था तो यहाँ पर मतलब कलर्ड वाला, तो यहाँ जो है अनकलर्ड, जो कलर्ड नहीं है इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्सोन। ठीक है, तो दो यूनिट आपको दिख रहा है, एक इंट्रोन और दूसरा एक्सोन। तो जो इंट्रोन है, इंट्रोन जो होता है ये क्या होता है, अनवांटेड बेस पेयर है, इसका जरूरत नहीं है, RNA के बनने में इसका जरूरत नहीं है। तो ये यहां से कट करके क्या होता है, निकल जाता है, और दूसरा जो हिस्सा है वही जुड़ करके क्या होता है, मेन HNRNA हेटेरोन्यूक्लियोटिक RNA या मैसेंजर RNA का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। बात समझ गए? लेकिन उससे पहले, इसको बनने से पहले कुछ स्टेज पूरा होता है, उसको समझिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि कहानी वहां क्या चल रहा है। चलिए तो देखिए जरा, सबसे पहला होता है यहां पर द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल मैसेंजर RNA। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है ये फंक्शनल मैसेंजर RNA में बदलेगा। इसके लिए क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल मैसेंजर RNA आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग व्हिच इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेज। यानी कि प्राइमरी जो ट्रांसक्रिप्ट है ये बने, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है ये बनेगा HNRNA या फंक्शनल मैसेंजर RNA। इसके लिए यहां पर क्या होता है कि कुछ स्टेज पूरा होता है, जिसमें सबसे जो पहला स्टेज है वो है कैपिंग ऑफ। 3 स्टेज में ये पूरा होगा। पहला है कैपिंग एट 5' एंड, कैपिंग एट 5' एंड। ठीक है, नंबर 2 में दूसरा है टेलिंग ऑफ 3' एंड, दूसरा है आपका टेलिंग ऑफ 3' एंड। नंबर 2 में है टेलिंग ऑफ 3' एंड। और नंबर 3 में तीसरा नंबर जो है ये हो जाता है स्प्लाइसिंग और नंबर 4 में हो जाता है लाइगेशन। चलिए, कैपिंग एट 5' एंड, कैपिंग एट 5' एंड, उसके बाद टेलिंग ऑफ 3' एंड, इसके बाद स्प्लाइसिंग और इसके बाद लाइगेशन। ये 4 स्टेज में क्या होगा कि हमारा जो ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है ये फंक्शनल मैसेंजर RNA में चेंज होता है। चलिए क्या सब है तो देखिए जरा, कैपिंग क्या है, कैपिंग एट 5' एंड। ये अगर मान लेते हैं 3' है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 5' हो जाएगा। मान लेते हैं, किसी को मान सकते हैं, इसको 5' मान लीजिए तो उसको 3' मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए ये 5' एंड जो है यहां पर होगा कैपिंग, यानी कि ये रैप कर दिया जाएगा, बाहर से इसको क्या किया जाएगा, ढक दिया जाएगा। ढका क्यों जाएगा तो देखिए जरा ध्यान दीजिए,
इन एडिशन ऑफ कैप टू 5' एंड ऑफ HNRNA, 5' एंड जो होगा उसके ऊपर क्या होगा, कैप लगेगा। इट अकर्स शॉर्टली आफ्टर स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा उससे पहले ये काम कर दिया जाएगा। द कैप कंटेन्स अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड which protect the messenger RNA from degradation of nucleases। ध्यान देंगे ये जो कैपिंग ऑफ 5' एंड है इसलिए किया जाता है कि अभी ट्रांसक्रिप्शन में आगे चलेंगे तो एक एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यूक्लियेजेस। ये न्यूक्लियेजेस क्या करेगा कि इस 5' एंड को क्या करेगा कि खत्म कर सकता है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा कि यहां पर 5' एंड को कवर कर दिया जाता है। चलिए इसके बाद आता है कैपिंग के बाद टेलिंग ऑफ 3' एंड। यहां पर इन एडिशन टू पॉली ए टेल एट 3' एंड द HNRNA विद द हेल्प ऑफ पॉली ए पॉलीमरेज, यानी कि पॉलीमराइजेशन क्या कर देगा, जिसके कारण जो एक्सोन्यूक्लियेजेस है वो क्या करेगा कि 3' एंड को खत्म नहीं कर पाता है। चलिए इसके बाद अगला जो हमारा है टॉपिक ये है स्प्लाइसिंग। ठीक है, अगला जो टॉपिक है ये क्या है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या किया जाता है ये समझिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम कटिंग एंड ज्वाइनिंग एक्सॉन इन डिफाइंड ऑर्डर। देखिए यहां देख रहे हैं ये इंट्रॉन रहा, यहां पर फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन। इस तरह से अल्टरनेट में एक हिस्सा एक्सॉन तो दूसरा इंट्रॉन, फिर एक्सॉन तो फिर इंट्रॉन, इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है। तो यहां पर जो ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना, ये एक्सॉन और इंट्रॉन का जो प्रोसेस चल रहा है, यहां से इंट्रॉन क्या कहे अनवांटेड बेस पेयर है, एक्सॉन हमारे काम का है, तो इंट्रॉन को क्या किया जाएगा, इस बेस पेयर को यहां से हटाया जाएगा, निकाला जाएगा, काट करके खाली करवाया जाएगा। तो स्प्लाइसिंग में यही होता है कि जहां भी जो भी हिस्सा इंट्रॉन है उसको काट करके हटाने का प्रोसेस जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। और इसके बाद लास्ट में हमारा है लाइगेशन। लाइगेशन में क्या किया जाएगा, तो यहां पर जितना भी इंट्रॉन को जब कट करके निकला, तो ध्यान दीजिए ये यहां से हट चुका है, इस तरह से ये क्या हुआ, कट करके हट चुका है। ये इंट्रॉन रहा, ये भी इंट्रॉन, ये भी इंट्रॉन, ये भी इंट्रॉन। अब एक्सॉन और इंट्रॉन क्या है, अलग अलग है। तो ये जितना भी आपका ये एक्सॉन दिख रहा है, जितना भी आपको ये एक्सॉन दिख रहा है, इस सारे एक्सॉन को एक साथ ला करके DNA लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ने का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइगेशन नाम देते हैं। तो इतना स्टेज जब हो गया है, अब आपका जो HNRNA है वो क्या है, तैयार है। अब आगे उसको भेजा जाएगा किस चीज के लिए, तो आगे उसको ट्रांसलेशन के लिए, यानी कि मैसेंजर RNA से जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस है उसके लिए क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। चलिए तो यही कहानी है इसका। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके आगे है इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ RNA। यहाँ पर ओका नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, ओकुआ नाम के साइंटिस्ट के द्वारा सबसे पहले ढूंढा गया था, जिसको इस कार्य के लिए कॉर्नबर्ग के साथ इस कार्य के लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखिए जरा ये जो प्रोसेस हम लोग अभी देखे, यहाँ ध्यान से समझेंगे, ये जो प्रोसेस हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का देख रहे हैं, DNA से मैसेंजर RNA के बनने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या नाम दिए, तो इसको नाम दिए ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या ये उलट भी सकता है, मतलब कि जो DNA से, यहां देखेंगे जरा क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो DNA से मैसेंजर RNA बना, तो मैसेंजर RNA से DNA भी तो बन सकता है, ऐसा भी तो संभव है। तो ये भी संभव है, और इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम देते हैं, सॉरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहां पर जो एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा उसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वायरस में अलग अलग तरह का जो वायरस है, जैसे HIV वायरस है या फिर बैक्टीरियोफाज बहुत सारा है, ये सारा, इस सब में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही होता है। यहां पर ध्यान देंगे जरा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को भी एक लाइन में समझ ही लेंगे। यहां पर जेनेटिक मटेरियल इज द मैसेंजर RNA, यहां पर जेनेटिक मटेरियल RNA है। ये क्या करेगा, इस मैसेंजर RNA को किसी भी, जैसे वायरस का अगर एग्जांपल ले ले, वायरस अगर हमारे बॉडी में इंटर किया तो उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल है मैसेंजर RNA। वो क्या करेगा,
कि उस मैसेंजर आरएनए को हमारे डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुआ तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, मैसेज लेकर के जाना, तो वो सारा डिस्टर्ब हुआ और इस वायरस वाला मैसेज आकर के क्या होगा, हमारे डीएनए को मिलेगा और हमारा डीएनए क्या होगा, उस मैसेंजर आरएनए के अनुसार क्या करेगा, काम करना शुरू करेगा और वो केवल और केवल मैसेंजर आरएनए का ही फॉर्मेशन करते रहेगा, करते चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम देते हैं। ठीक है, यहां पर जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चलिए इसको जरा एक बार देख लेते हैं, जरा क्या सब लिखा गया है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अ स्पेशल एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हेल्प इन द प्रोसेस। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस लाइक टीएमबी, क्यूबी, बैक्टीरियोफेज, एचआईवी। द वायरस दैट हैव आरएनए जेनेटिक मटेरियल आर कॉल्ड रेट्रोवायरस। अब जहां पर ये वाला मैसेंजर आरएनए आपको दिख रहा है, ये वाला अगर जेनेटिक मटेरियल है तो उसको क्या कहेंगे, रेट्रोवायरस नाम देंगे। इसे हम लोग एड्स का पूरा जो प्रोसेस है हम लोगों को पढ़ना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, आगे आने वाला चैप्टर में पूरा एड्स का जो प्रोसेस है किस तरह से हो रहा है उसमें पढ़ेंगे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वहां भी आपको एक बार देखने के लिए मिलता है। चलिए, the virus that have RNA genetic material are called retrovirus. They inject their RNA in the host where this RNA synthesize a DNA copy. ठीक है, this viral DNA is transcribed into RNA and then translation takes place. ये चलते रहेगा प्रोसेस। Sometime the viral DNA gets incorporate host DNA and remain inactive for some time. जैसे वायरस वाले केस में जो एचआईवी वायरस है, वहां क्या होगा कि अगर एक बार वो इनकॉर्पोरेट हुआ तो 5 साल 7 साल 10 साल तक कुछ नहीं होगा होस्ट को, लेकिन उसके बाद वो अचानक से क्या होगा कि अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है जब उसका नंबर बहुत सारा हो जाता है। चलिए, इट रेप्लिकेट्स विद होस्ट सेल डीएनए, दिस इज कॉल्ड लाइसोजेनिक साइकिल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल के नाम से जानते हैं। चलिए, तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर लिए। प्रोकैरियोट में किस तरह से होता है, यूकैरियोट में किस तरह से होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के एक स्टेज को हम लोग कवर किए हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में 2 स्टेज होना है, एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे आने वाले क्लास में जो है हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसलेशन कि किस तरह से ट्रांसलेशन होता है और उसके बाद जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए हमारे बॉडी में तैयार हुआ है वो मैसेंजर आरएनए किस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। इन सारी बातों का चर्चा हम लोग आगे आने वाले लेक्चर यानी कि लेक्चर 9 या 10 में करेंगे। कल आगे आने वाले लेक्चर में पहले हम लोग आरएनए का टाइप्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन के प्रोसेस को देखेंगे। चलिए, तो ये सारी बात आगे आने वाली क्लास की है। आज के सभा को हम लोग यही समाप्त करेंगे, मिलेंगे आगे आने वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।